क्या राहुल रोक पाएंगे मोदी की चाल, हम लिख रहे हैं। और ये आपसे समझना चाहता हूं कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जो कुछ चल रहा है, चांद की बात तो हमने कर ली और आप और हम सब गवाह बने, और इसके लिए आपको भी बधाई कि आज हम चांद पे हैं और भारत दुनिया का चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। लेकिन प्रशांत जी, इधर जो पहाड़ से लेकर मैदान तक चल रहा है, उस राजनीति में कहां राहुल गांधी दिखाई देते हैं, कहां मोदी दिखाई देते हैं? जी, देखिए, चंद्रयान के लिए तो सब बधाई के पात्र हैं, खासकर वैज्ञानिक। और ये चंद्रयान 3 था, जैसी चर्चा की सुनील जी ने और मीनू जी ने भी। चंद्रयान 1, चंद्रयान 1 जो 2008 में था, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हुई थी उसकी, और उस स्पॉट का नाम जवाहर स्पॉट रखा गया जहां पे वो लैंडिंग हुई थी। अब चंद्रयान 3 की भी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, और चंद्रयान प्रोजेक्ट की शुरुआत लाल किले से अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। अगर कांग्रेस की सरकार ने अपने प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसरो का गठन किया, बुनियाद रखी, उसको सम्मानित किया, तो मुझे इंतजार रहेगा कि क्या मोदी जी वाजपेयी जी को याद करेंगे इस मौके पर। एक बात। दूसरी की, देखिए, जिस तरीके से अभी 1.5-2 घंटे पहले तक हम लोग दिल पे हाथ रख के इंतज़ार कर रहे थे कि चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होती है चांद पे, और वो हो गई सफलतापूर्वक और इतिहास रच गया। अब मेरी निगाह जोनसबर्ग में है, और वहाँ के अभी शाम के 4:15 बजे हैं, यानी दिन काफ़ी बाकी है। तो क्या मोदी साहब और जी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है? अभी तक इसका कोई संकेत नहीं आया है। जो प्रधानमंत्री के ब्रिक्स की बैठक में जाने से पहले मैराथन बातचीत हुई है कमांडर्स की, चाइना के साथ, चाइना आर्मी के साथ, जो मेजर जनरल लेवल पे बातचीत हुई है, उसमें कुछ लिमिटेड आउटकम आए हैं। शायद वो ऐसे नहीं होंगे कि जिनका कोई साझा घोषणा हो सके वहां पे, नहीं तो अभी तक खबर आ जाती। तो हमें इंतज़ार होगा कि जोहान्सबर्ग से क्या खबर आती है, कि क्या 1-on-1 बैठक चाइना के मामले पे हो रही है कि नहीं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने पेंगोंग सो जाकर और सीधे चीन को ललकार कर मोदी जी के जोहान्सबर्ग बैठक का, ब्रिक्स की मीटिंग का एजेंडा तय कर दिया है कि जब वो हवाई जहाज से उतरेंगे तो ये देखा जाएगा कि उनके सूटकेस में क्या है, वो क्या लेकर आए हैं। क्या चाइना को, जी जिनपिंग को वो लाल आंखें दिखा पाए वहां पे? क्या कोई एग्रीमेंट हुआ? क्या अब भारत आने के बाद वो चीन का नाम लेंगे? ये सब बातें हैं जो कि इंतज़ार रहेगा। अभी एक दिन का समय और है, और आज का अभी लगभग आधा समय बचा हुआ है साउथ अफ्रीका के टाइम के हिसाब से। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी है कि जो एक खबर न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आई, इसकी चर्चा आपने की, उस वक़्त भी देखिए हम लोगों ने चर्चा ये की थी यहीं पे कि मोदी साहब आसानी से संजय कुमार मिश्रा को रिटायर नहीं होने देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका एक्सटेंशन, तीसरे एक्सटेंशन को इलीगल कर दिया, तो घुटने के बल गए और सुप्रीम कोर्ट से 15 सितंबर तक की मोहलत लेकर आए। बहाना बनाया गया FATF रिव्यू का। FATF रिव्यू यानी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसका अंतर्राष्ट्रीय रिव्यू होना है, नवंबर में होना है। और उस रिव्यू में, और FATF राजीव जी बनाया गया था, हम सबको मालूम है, रिपीट कर दूं, कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था। उसमें डायरेक्टली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कोई रोल नहीं है। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, उसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है।
लेकिन बहाना बनाया गया एफएटीएफ का। उस वक्त ही मैंने आशंका जाहिर की थी यहाँ पे कि एफएटीएफ का बहाना है, मिश्रा जी को किसी और कारण से रोका जा रहा है। वो कारण क्या है? बहुत सी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होती हैं कि पॉलिटिकल फंडिंग का मामला है और वो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं ठीक ठाक। अब वो बात देखिए, वो बातें और ज्यादा बल पकड़ेंगी अगर ये खबर सही साबित होती है कि मिश्रा जी को, संजय कुमार मिश्रा को फिर से ईडी के 15 सितंबर की मोहलत खत्म होने से पहले एक नया पद दे दिया जाएगा, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, जो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करेगा। यानी बहुत साफ तरीके से ये हो गया कि संजय कुमार मिश्रा रिटायर नहीं होंगे 2024 तक, जब तक मोदी जी रहेंगे। 2018 से वो है। लगभग 6000 केसेस दर्ज हुए, रेड्स हुई हैं विपक्षी नेताओं के यहाँ, 6000। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो मोदी जी अगर इसको करते हैं तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, बिल्कुल साफ, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होगा। जनता समझ जाएगी कि कोई दाल में काला है, कोई नस पकड़ी हुई है संजय कुमार मिश्रा ने। क्या कारण है? किसी अफसर को आप रिटायर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इस पे सवाल बहुत खड़े होंगे राजीव जी। जी, सवाल कई खड़े होंगे और उसका जवाब फिर जनता के बीच जाएंगे जब मोदी जी वोट मांगने, तो देना होगा। लेकिन उससे पहले कई सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो ईडी के चीफ हैं उनको आखिर मोदी जी या उनकी सरकार आगे क्यों लेके जाना चाहती है, उनका साथ क्यों चाहिए, जिसके बारे में अभी जी, एक सेकेंड। नहीं, मुझे नहीं लगता इतना कि हाँ ये नारेबाजी करेंगे, आर्टिकल लिखवाएंगे विवेक देबरॉय टाइप से लोगों से, कुछ और ऐसे लोग आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। और ये जो एक नई पोस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, देखिए उसमें भी बड़ी कानूनी पेचीदगियां हैं। डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक कानून के तहत काम करता है राजीव जी, और उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है, वो उसको कानून के तहत लागू करता है। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, अच्छा वो पार्लियामेंट के पास कानून है, पार्लियामेंट द्वारा पास किए हुए कानून है। आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गजट करके आप एक अफसर को बना दोगे सीआईओ, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक आपने नया थाना बना दिया, लेकिन वो कानून का जो मैंडेट है वो नहीं है उसके पास। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो कानून का मैंडेट डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दे रहा है, वो कानून में नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 50 अगर पीएमवाईएल का देखेंगे तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या उसके अफसर को दे रहा है। अब संजय कुमार मिश्रा अगर इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट नहीं रहेंगे, डायरेक्टर नहीं रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर उनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई एक आप नया थाना बना देंगे, तो वो उसको कानूनी अख्तियार कितना होंगे, इस पर ये बड़ा डिबेटेबल इशू है राजीव जी। तो इतना आसान नहीं है ये सब चीज़ें। बाकी जो शकील जी कह रहे थे वो बात बहुत पते की है, और उसमें मनरेगा ही नहीं, मनरेगा के तो दुश्मन है ही। और मनरेगा के दुश्मन क्यों है? मनरेगा के दुश्मन इस वजह से हैं क्योंकि मनरेगा ने वो काम किया है राजीव जी जो आरक्षण नहीं कर पाया। आरक्षण में नौकरियां किसको मिलती थी? जो कम से कम 8वां पास हो, 10वां पास हो, कम से कम। और वो नौकरियां वहां नहीं थी जहां वो रहता है। नौकरी तहसील में थी, ब्लॉक में थी, जिला में थी, दूसरे शहरों में थी। जहां वो रहता है वहीं उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधार दी, वहीं उसको मोटरसाइकिल दिला दी, मोबाइल फोन दिला दिए। ये आंखों में मिर्च लगने वाली बात है। और उसने पूरे केवल मनरेगा नहीं, पूरे लेबर
जो गांव का श्रमिक है, पूरे मार्केट को, जो शोषण था उसको खत्म कर दिया। तो एक दूसरी बात यह कि एक काम जो और मोदी जी भविष्यवाणी में अभी से कर दूं इसकी, कि जो बिहार का जातिवार सर्वेक्षण है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में चले गए, एफिडेविट की मांग की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाइए हम स्टे नहीं करेंगे। मैं आपको राजीव जी कह रहा हूं कि बिहार के जातिवार जनगणना को मोदी जी किसी भी कीमत पे रोकेंगे, किसी भी कीमत पे। और मतलब वो हो सकता है कि राजनीतिक बदनामी तक ले लें। प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा तो प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं, भले ही वो बाद में सुप्रीम कोर्ट से उठ जाए। जातिवार जनगणना को वो नहीं आने देंगे, ये मेरा सिक्स सेंस कह रहा है राजीव जी। दो बातें जो एक अभी आज आप जो बात कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना को किस